हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों पर चर्चा होगी। ये प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पिछले कई वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं उन पर आधारित हैं। तो अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और एक सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस दिया हुआ है वो बिल्कुल ही फिक्स सिलेबस नहीं है। तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक जैसे जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं पर चर्चा अनिवार्य होगी। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है? रिपीटेड क्वेश्चन है और हर बार लगभग एक परीक्षा जो होती हैं उनमें ये क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जाता है। तो भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक और डी लॉर्ड रिपन। तो आपको बता दूं कि भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो होती है वो 1882 से होती है, ठीक। और इसका आंसर जो होगा वो होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। अब हम लॉर्ड रिपन के बारे में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक्ट के बारे में पढ़ते हैं जिसे हम इल्बर्ट बिल कहते हैं, या इसके बाद से एक एक्ट हम पढ़ते हैं वर्नाक्यूलर एक्ट। तो रिपन जो है वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति भी किए थे, और कब किए थे? तो 1882 में किए थे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के शासनकाल में 1882 में इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। वहीं पर 1881 की अगर बात करें तो प्रथम फैक्ट्री एक्ट भी स्थापित हुआ इन्हीं के शासनकाल में। तो लॉर्ड रिपन के लिए हम 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होने हैं वो मैंने आपको बता दिया कि लॉर्ड रिपन जो है वो प्रथम फैक्ट्री एक्ट भी इन्हीं के शासनकाल में स्थापना हुई, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन का नाम आप ध्यान रखते रहिएगा। लॉर्ड रिपन का नाम है कि प्रथम नियमित जनगणना जो हुई थी वो इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। तो ये लॉर्ड रिपन से मैंने 4 पॉइंट आपको बताए हैं। ये चारों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी जेपी नारायण और डी एमएन रॉय। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 1935 की अगर हम बात करें तो 1935 में संविधान सभा का जो सुझाव था वो कांग्रेस ने दिया था, ध्यान रखिएगा। और संविधान सभा का सुझाव जो है वो एमएन रॉय की दिमाग की उपज थी। यानी एमएन रॉय जो थे वो ये चाहते थे कि एक सभा स्थापित हो जिसमें संविधान का निर्माण किस तरीके से हो, हमारे भारत का एक संविधान हो जिसके आधार पर भारत में जो भी कानून बने वो संविधान को ध्यान में रखते हुए, और जितनी भी जनसंख्या है उन जनसंख्याओं में जो लोग जितने क्षेत्र में विशेष क्षेत्र पर आधारित हैं उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके धर्म, जाति, लिंग, जितनी भी चीज़ें, जितने भी नज़रिए थे उनको ध्यान में रखते हुए, एक एक पहलू को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा बने। और इस संविधान सभा का सुझाव की अगर बात करें तो एमएन रॉय थे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी कई आंदोलनों से जाने जाते हैं जिसमें भारतीय राष्ट्रीय अगर आंदोलन की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, नमक कानून, इन सभी के लिए गांधी जी का नाम विश्वविख्यात है, आप जानते रहिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो होएगा कि इसका 1935 में संविधान सभा का सुझाव किसने प्रस्तुत किया था? तो एमएन रॉय ने प्रस्तुत किया था, ध्यान रखिएगा। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? ये भी आपका जीके का ही प्रश्न है, और ये जीके का प्रश्न ऐसा है जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है ASCII, बी ऑप्शन की अगर बात करें तो EBCDIC, सी ऑप्शन है होल्ड्रिथ कोड और डी ऑप्शन है ICSCII कोड। तो यहाँ पर आंसर जो अगर यहाँ बात करें तो वर्तमान में कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो ASCII, इसका फुल फॉर्म भी आप जानते रहिए, इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में ASCII का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो बिट होती है वो 7 या 8 बिट का इस्तेमाल होता है। अब इसका हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर
इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ध्यान रखिएगा, आपसे कभी कभी इंफॉर्मेशन या आपका इसका भी फुल फॉर्म पूछ सकता है कि ASCII का फुल फॉर्म बताइए। तो इसमें आई का आप फुल फॉर्म जानते रहिए। एक आई का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन और दूसरे का है इंटरचेंज। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है तीसरा क्वेश्चन, माफ करें चौथा क्वेश्चन, व्हेन द रिवर स्लीप्स नाम उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? व्हेन द रिवर स्लीप्स। ए है अनुराधा रॉय, बी है शोभा डे, तीसरा है विक्रम सेठ और चौथा है स्टेरिन कायर। तो व्हेन द रिवर स्लीप जो उपन्यास है वो है स्टेरिन कायर का। व्हेन द रिवर स्लीप जो है वो किसका उपन्यास है? तो स्टेरिन कायर का है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की अगर बात करें तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है। ए है 5, बी 4, सी 7 और डी है 6। तो अगर हम बात करें तो 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। वहीं पर इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 1901 से इसकी शुरुआत हुई और नोबेल पुरस्कार प्रारंभिक वर्षों में यानी कि 1901 से लेकर 1969 तक 68 तक जो है ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सबसे बाद में दिया जाने लगा और 1969 में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई अर्थशास्त्र में नोबेल देने की। तो उससे पहले की अगर बात करें तो 5 क्षेत्र में दिए जाते थे और 1969 से ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाने से इनकी संख्या हो गई 6। तो प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, वितरित किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। आगे क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? ए है टिम बर्नर्स-ली, बी है मार्टिन कूपर, सी है आर सैमुअल टॉमलिंसन और डी है चार्ल्स बेबेज। तो देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब की WWW की बात करते हैं, जिसका हम कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं, उसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। आविष्कार से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन, जलीकट्टू का किसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी जलीकट्टू का संबंध किसके साथ है? ए है त्रिपुरा, बी है कार्तिगाई, सी है ओणम और डी है पोंगल। तो आपको एक बात बता देती हूँ कि जलीकट्टू जो है वो अगर राज्य की बात करें तो ये तमिलनाडु का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका जो संबंध है वो पोंगल त्यौहार के साथ जुड़ा है। आपको पता है कि पोंगल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब जब पोंगल त्यौहार मनाया जाता है तो जलीकट्टू का संबंध क्या चीज़ से हो गया? तो इसका संबंध भी हो गया आपका तमिलनाडु से। जब पोंगल त्यौहार की शुरुआत होती है तो उस दिन क्या किया जाता है कि सिक्कों से भरी एक थैली को बैल के सींग पर बांधकर उसे खुली भीड़ में क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। अब उस जो भीड़ में कोई भी व्यक्ति जो उस बैल को पकड़ ले तो वो उस इनाम का विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो इसका संबंध हो गया जलीकट्टू से। बहुत ही खतरनाक खेल माना जाता है, लेकिन चूंकि शायद परंपरागत खेल है जो आज भी तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल के साथ। ध्यान रखिएगा, तो जलीकट्टू का संबंध किसके साथ हो गया? पोंगल। वहीं ओणम की बात करें तो ये केरल में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा जो है वो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कार्तिगाई एक त्योहार है। आगे है क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अभी हम बात करें तो नया 23 सितंबर को 2023 में एक नया संविधान संशोधन हुआ है जो महिला आरक्षण बिल से ही संबंधित है। इसका आंसर है आपका, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। ए है लोकसभा में, बी राज्य की विधानसभाओं में, सी पंचायती राज निकाय में और डी उपयुक्त सभी स्थानों पर। तो यहाँ पर इसका आंसर की अगर हम बात करें तो भारत के 73वें और 74वें संविधान संशोधन में पंचायत को ये छूट दी गई है कि महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण उपलब्ध है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर मैंने जो ये डेट बताई है 2023 में एक नया संविधान संशोधन हुआ है जो महिला आरक्षण बिल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखते रहिएगा। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? इसका भी नोट आप सुनते रहिएगा कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। ए है 1852, बी 1872, सी 1881 और डी है
1952 में। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल की बात करें तो इनका जो शासनकाल था वो 1869 से लेकर 1872 तक था। ध्यान रखिएगा, कभी कभी इनके शासनकाल से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड मेयो का जो शासनकाल था वो 1869 से 1872 में था। तो इनका जो अंतिम शासनकाल था, यानी बिल्कुल अंतिम वर्ष की अगर बात करें तो इसी अंतिम वर्ष में भारत में पहली जनगणना हुई। जबकि अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि नियमित जनगणना कब हुई थी, तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली नियमित जनगणना हुई थी। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान से समझिएगा। भारत में सबसे पहली जनगणना मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी, लेकिन भारत में पहली नियमित जनगणना की अगर हम बात करें तो वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी 1882 में। और आपको पता है कि रिपन को भारत में भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। आपको पता है कि भारत में 3 तरह के क्षेत्र देखे जाते हैं। एक होता है आपका प्रथम, द्वितीय और तृतीय में, यानी कि जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्र से जो भी कार्य किए जाते हैं उनको विभिन्न क्षेत्रों में करों में बांट दिया गया है। तो उसमें अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं वो आता है वानिकी से संबंधित, खेती आती है, मत्स्य पालन आता है। ये जितने भी आपके खेतिहर काम होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो देखिए इसमें आपका आ जाएगा टोकरी बुनने वाला, कुम्हार, माली, ये जो है आपके प्राथमिक क्षेत्र से है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कौन सा इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये पुजारी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पुजारी की अगर बात करें तो तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, जो सेवा के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, पुजारी। तो देखिए ये सेशन जो है वो सामाजिक सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों से संबंधित था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।